हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबी ट्यूटोरियल। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मैथ का मॉडल पेपर का लघु उत्तरीय प्रश्न कराऊंगा। इसका कुछ क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया हूं। यदि आप उस क्वेश्चन को उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। और आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सवाल नंबर 6 में हमको बोल रहा है कि k का वह मान जिसके लिए y-1 यह जो बहुपद दिया हुआ है 2y³ प्लस 9y² प्लस में y प्लस k का एक गुणनखंड। देखिए ध्यान से सवाल में क्या कर रहा है कि यह यहाँ पर एक बहुपद दिया हुआ है। कौन बहुपद है? तो यह त्रिघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पावर कितना है? 3 है। यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर नहीं कुछ तो 1 है। तो मैक्सिमम पावर ज्यादा से ज्यादा पावर कितना हो गया? 3 हो गया। इसलिए क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद है। और कहेगा त्रिघात बहुपद का शून्य, त्रिघात बहुपद का शून्य क्या होगा? तो 3 को शून्य होगा, क्योंकि यह पावर 3 है तो इसमें मैक्सिमम मान 3 होगा। और इसका पूछा घात कितना हो गया? तो इस बहुपद का घात भी आपको हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि इसका पावर यहाँ पर 3 है, त्रिघात बहुपद है। तो कह रहा है कि k का मान हमको ज्ञात करना है। कब? जब कह रहा है कि y-1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। देखिए तो y-1 बहुपद का एक गुणनखंड है, इसका मतलब कि यहाँ से y का मान निकाल कर इस समीकरण में हम रखेंगे तो यह पूरा जो समीकरण है यह क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तभी यह बात होगा। मतलब y-1 इस बहुपद का गुणनखंड है, इसका मतलब y का मान जो भी यहाँ से निकलेगा उस मान को ले जाकर अगर जो इस बहुपद में हम रखते हैं तो यह बहुपद पूरा क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। हम क्या करते हैं, देखिए y-1, देखिए इसका ये गुणनखंड है, इसका मतलब क्या होगा? इसके बराबर में होगा 0। तो इसलिए y का मान कितना आ गया? y का मान 1 आ गया। अब इसी y का मान इस बहुपद में रखेंगे तो इसके बहुपद जो होगा क्या होगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो लिखते हैं इसलिए क्या 2y³ प्लस 9y² प्लस में y प्लस में k बराबर में क्या हो जाएगा? 0। अब क्या करते हैं, देखिए 2 y का मान कितना हो गया? 1। तो यहाँ पर रखते हैं 1, इसका पावर 3 कितना हो जाएगा? पावर में 3 प्लस 9। फिर यहाँ पर y है तो फिर y का मान कितना है? 1। इस बार स्क्वायर है तो क्या करेंगे? स्क्वायर प्लस फिर y है तो फिर y का मान कितना है? 1। जो यहाँ पर क्या है? k है, इसका मान निकालना। बराबर में क्या हो गया? 0। अब इसको हम हल करते हैं। 1 के पावर 3 तो 1 रहेगा, 1 में 2 से गुना था 2 जोड़ 1 के पावर 2 1, 1 में 9 से गुना तो कितना हो जाएगा? 9 जोड़ 1 यहाँ पर हो गया, जोड़ में के बराबर में क्या हो गया? 10। अब हम क्या करेंगे? 9 2 11 1 12, 12 प्लस के बराबर में 0। इसलिए के मान कितना हो गया? प्लस है तो माइनस में हो गया आपको 12। ये इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या कहा दिया हुआ है? देखिए कह रहा है कि हल करें क्या x माइनस वाई बराबर 3, x बट्टे 3 जोड़ y बट्टे 2 बराबर 6। मतलब हमको क्या कर दिया? यहाँ पर दो चर में यहाँ पर आपको रैखिक समीकरण दे दिया है। मतलब रैखिक समीकरण है लेकिन यहाँ पर चर कितना है? दो चर है। यहाँ पर x और y दो चर हो गए, यहाँ भी x y दो चर है। रैखिक इसलिए है क्योंकि यहाँ भी पावर नहीं कुछ था 1, यहाँ भी पावर नहीं कुछ था 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी पावर 1 था। रैखिक चर 2 है तो क्या होगा? दो चर में, दो चर में रैखिक समीकरण युग्म है। युग्म इसलिए क्योंकि यह जोड़ा में एक समीकरण यहाँ है और एक समीकरण यहाँ। देखिए दो चर में रैखिक समीकरण को बनाने का बहुत सा तरीका होता है, लेकिन यहाँ पर हम आपको लुप्तीकरण मेथड बताते हैं। बहुत सा तरीका इसमें होता है। देखिए तो यह जो समीकरण है, ये जो रैखिक बहुपद का, रैखिक समीकरण का दो चर का जो आपको व्यापक रूप होता है उसी रूप में दिया हुआ। मतलब यह तो मेरे पास x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण 1, इसमें हमको कुछ करना नहीं, हमको मतलब जिस तरह से तो इस तरह से दिया हुआ है। इसको हम क्या करते हैं? इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। 3 2 का लसा कितना होगा? यहाँ पर 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6 2 तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2 से 2 6 3y बराबर में कितना हो जाएगा? 6। तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस में 3y बराबर 6 भाग में गुना में कितना हो जाएगा? 36। कितना हो गया? समीकरण हो गया 2। अब हम क्या करेंगे? देखिए ध्यान से लुप्तीकरण में क्या करते हैं कि हमको इसमें से किसी न किसी एक चर को लुप्त करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, काटना पड़ता है। देखिए तो यहाँ पर एक चर, यहाँ पर x है और यहाँ क्या चीज है? 2x है। यहाँ पर y में मतलब y यहाँ पर 1 है, यहाँ पर y कितना है? 3 है। देखिए
तो यह मतलब लुप्त कब होगा, जब दोनों चर का जो गुणांक होगा वह बराबर होगा। कहने का मतलब कि यहाँ पर x में 2 से गुना है, तो यहाँ भी x में 2 से गुना होगा, तब ये दोनों x मतलब 2x तभी कटेगा। उसमें भी चिन्ह दोनों का रहना चाहिए अलग, एक प्लस था एक माइनस है। लेकिन फिर अगर जो y भी नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अब सोच लीजिए किसको काटना है। मान लेते अगर जब हम y को ही काटते तो वो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर y में तो 3 से गुना है, यहाँ पर y में नहीं कुछ तो 1 से गुना है, तो हमको यहाँ भी 3 से गुना करना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो y में 3 से गुना है, इसी 3 से हमको समीकरण 1 में गुना करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में दोनों चिन्ह अलग अलग है, तो हमको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। यहाँ हम लिखते हैं समीकरण 1 में 3 से गुना करके जोड़ने पर, देखिए समीकरण 1 में कितना से 3 से गुना करना है, कितना हो जाएगा, ये 3x समीकरण पूरा में गुना हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 3y बराबर 3 तिहाई 9। समीकरण 2 में हमको नहीं गुना करना, क्योंकि यहाँ पर हमको y को काटने यहाँ 3 से गुना किए हैं तो 3y हो गया। यहाँ तो मेरा पहले से 3y है, तो इसको इसी रहने देते हम। 2x प्लस में 3y बराबर में कितना है, 36 है। जोड़ने पर तो कोई चीज नहीं बदलेगा, यहाँ पर 3y माइनस में यहाँ प्लस में कट गया, कितना हो जाएगा, दोनों प्लस है तो 3 2 5, x बार कितना हो गया, 36 9 45। देखिए 5 से कटेगा 45 कितना बार में, 9 बार में, इसीलिए x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। देखिए x का मान 9 हो गया, तो x का मान अब चाहे तो समीकरण 1 में या x का मान चाहे तो समीकरण 2 में किसी में भी रखकर आप y का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए तो हम क्या करते हैं, हम समीकरण 1 में लेते, क्योंकि समीकरण 1 ना आसान है, तो यहाँ लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या चाहिए, x माइनस वाई बराबर है 3। हम क्या करते हैं, x का मान कितना है, 9 यहाँ पर रखते हैं, 9 माइनस वाई बराबर कितना है, 3, यानी कि मेरे पास क्या हो गया, माइनस वाई बराबर 3, पहले से प्लस में 9 तो माइनस में 9। अब इसके बाद यहाँ लिख देते हैं, देखिए तो माइनस वाई बराबर क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ पर प्लस माइनस होगा तो 3 को खत्म, 3 को माइनस में 6 बचेगा, तो माइनस में क्या हो गया, कैंसिल, इसलिए वाई का मान कितना आ गया, 6 हो गया। एक्स का मान आपको हो गया 9, वाई का मान कितना आ गया आपको, यहाँ आपको वाई का मान आ गया 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सवाल नंबर 8 में हमको क्या कर रहा है, यहाँ पर 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0, यह हमको द्विघात समीकरण दे दिया। हमको क्या बोल रहा है, के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, मतलब हमको इसमें b² माइनस 4ac का मान निकालना पड़ेगा। हमको यह देखना पड़ेगा कि b² माइनस 4ac का मान क्या है, 0 के बराबर आ रहा है या 0 से बड़ा आ रहा है या 0 से छोटा, या तीनों बात हो सकती है। देखिए इसके पहले हम आपको यहाँ पर लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम b² माइनस 4ac का मान निकालते हैं, b² माइनस 4ac का मान 0 से क्या हो जाए, बड़ा। 0 से बड़ा होने का मतलब क्या होगा कि वह मान हमेशा पॉजिटिव में होगा, वह मान हमेशा धनात्मक होगा, प्लस में होगा। तो जब भी b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा, तो उस स्थिति में जो आपको द्विघात बहुपद दिया रहेगा उसका मान वास्तविक होगा। क्या होगा, उसका मान होगा आपको वास्तविक, और जो इसका दोनों मान होगा वह असमान होगा। असमान करने का मतलब दोनों मान क्या होगा, अलग अलग। अगर एक मान होगा 2 तो एक हो सकता है 3, एक √2 तो एक √5 हो सकता है, यह हो सकता है एक -2 तो एक +2 भी हो सकता है। दोनों मान क्या होगा, अलग अलग होगा। कब, जब b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा करने का मतलब कि वह मान प्लस में आ जाए, तब क्या होगा, वास्तविक तो होगा, लेकिन क्या होगा, दोनों मान असमान अलग अलग होगा। लेकिन b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाए, b² माइनस 4ac का मान 0 के मान बराबर हो जाएगा, तो इस स्थिति में भी जो आपको प्रकृति होगा, मूलों का प्रकृति, वो आपको वास्तविक होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो आपको मान जो चूंकि द्विघात समीकरण, द्विघात रूप है, इसका 2 को मान निकलेगा, वह दोनों मान क्या यहाँ पर होगा, यहाँ पर दोनों मान आपको हो जाएगा समान। लेकिन b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो जाए, मतलब 0 बड़ा हो जाए। देखिए तो b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होने का मतलब क्या हो गया, 0 से छोटा होने का मतलब कि b² माइनस 4ac का मान निगेटिव में, माइनस में आएगा। तो जब भी b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा करने का मतलब जब निगेटिव में, ऋणात्मक माइनस में आ जाएगा, तो उस स्थिति में इसका जो मान होगा, प्रकृति, मूलों का जो प्रकृति होगा, वह क्या कहलाएगा, काल्पनिक कहलाएगा।
क्या होगा, काल्पनिक निकलेगा। और यह जो है हमको यह स्थिति कब आती है, जब रूट के अंदर में माइनस मान लेते हैं रूट के अंदर में माइनस आता तब यह स्थिति हो रहा है। और यह हमको चल के 11th-12th के मैथ में हमको ही पढ़ना। देखिए तो इस सवाल में हमको यही हमको मूलों की प्रकृति बताना है। हमको देखना कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है या 0 से छोटा है। देखिए तो पहले हम क्या करते हैं, मेरे पास जो समीकरण है यहाँ पर अगर जब द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है उससे हम तुलना कराएंगे तो यहाँ पर a के मान कितना आ जाएगा 16, b के मान कितना आ जाएगा -8 और c का मान कितना आ जाएगा 1। चलिए अब हम यहाँ पर निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, बी का मान कितना -8 तो -8 का स्क्वायर -4 गुन्ने ए का मान कितना हो गया 16, सी का मान कितना आ गया 1। अब -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 64, क्योंकि यहाँ पर पावर में क्या चाहिए सम है तो ये आपको प्लस हो जाएगा। माइनस फिर 16 चुका 64 में 64 कितना आ गया, कट क्या आ गया ही 0। इसका मतलब क्या हो गया कि बी स्क्वायर -4ac का जो मान आया है ना क्या आ गया है 0 आ गया, 0 के बराबर। 0 के बराबर होने पर क्या होता है कि वास्तविक और समान होगा। तो इसलिए क्या होगा, इसका जो प्रकृति होगा आपको वास्तविक होगा और इस समान होगा। मतलब इसका जो दो मान होगा दोनों मान क्या होगा बराबर हो सकता है। दोनों 5 5 चाहे दोनों 10 10 चाहे दोनों माइनस में 8 8 या माइनस में √2 माइनस में √2 यह आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सवाल नंबर 9 में हमको बोला कि t के वह मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण 2y² प्लस में ty बराबर -3 के दोनों मूल बराबर हो। देखिए यहाँ पर हमको क्या दे दिया है, पर हमको द्विघात समीकरण दे दिया। तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर हो, मतलब अभी हम इसी पिछले सवाल में चर्चा की है दोनों मूल बराबर कब होता है, जब इसका विवेचक जिसको हम लोग बोलते हैं विवेचक b² -4ac का मान 0 के बराबर होगा तभी। देखिए द्विघात बहुपद के आंसर में क्या लिखते हैं हम, द्विघात बहुपद के दोनों मूल बराबर होंगे। द्विघात बहुपद के दोनों मूल बराबर होंगे यदि, क्यों बराबर होता है तो b² -4ac का मान क्या होगा आपको 0 के बराबर हो जाएगा। देखिए तो मेरे पास द्विघात बहुपद में क्या दिया, देखिए ध्यान से यहाँ हम करते हैं क्या चीज b² का मान। देखिए तो यहाँ से b का मान कितना होगा, देखिए यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं समीकरण थोड़ा सुधार देते हैं। बराबर के इस तरफ माइनस है, बराबर किधर आएगा तो क्या होगा माइनस में 3 है। देखिए यहाँ पर थोड़ा लिख देते छोटा सा, इसको अगर हम सुधार के लिखे तो क्या होगा 2y² प्लस में ty, इधर माइनस तो प्लस में आ जाएगा क्या चीज 3 बराबर में, क्या बच गया 0 बच गया। देखिए अब इसको हल करेंगे तो b का मान क्या हो गया, तो ये का मान हो गया, b का मान कितना होगा t हो गया। तो यहाँ पे क्या रखेंगे t का स्क्वायर -4, a के मान कितना हो गया 2, c के मान कितना यहाँ पर है 3 बराबर कितना है यहाँ पर 0। हमको यहाँ से t का मान निकालना है, क्या होगा t² -4 दूनी 8 3 24 बराबर में क्या हो गया 0। देखिए तो t² बराबर क्या है माइनस में तो पिछले प्लस में क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर t बराबर क्या हो गया स्क्वायर है तो रूट चलेगा, रूट में क्या हो गया 24। ठीक है जब भी कभी अगर रूट चलेगा तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा रूट के बाहर में हमको यहाँ प्लस माइनस दोनों लगेगा। यह मतलब क्यों होता है कि चूंकि -2 का भी हम स्क्वायर करेंगे, -2 का भी स्क्वायर करेंगे फिर भी आपको 4 होगा, 2 का भी स्क्वायर करेंगे फिर भी आपको 4 होगा, इसलिए यहाँ पर दोनों माना जाता है कि दोनों का फिर उतना ही होगा। देखिए तो हम क्या करते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 24 को नहीं सकते हम 2 गुने 2 गुने 2 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 24 इतना हो गया ना, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24। तो क्या होगा प्लस माइनस यहाँ पर क्या होगा 2 मिलके वो बाहर निकलेगा, रूट में कितना हो गया आपको 3 दूनी 6, क्योंकि दोनों का क्या हो गया जोड़ा नहीं मिल रहा है। 2 दूनी 4 4 6 24, यानी कि t का मान कितना हो गया एक आपको हो जाएगा 2√6 प्लस में एक बार माइनस में 2√6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 10 से बोल रहा हमको क्या चाहिए, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें जिसके दूसरे तथा तीसरे पदक्रम 14 तथा 18 है। देखिए ध्यान से हम आपको थोड़ा समझाते हैं। जैसे कि समांतर श्रेणी क्या होता है कि वैसा श्रेणी जिसमें दो लगातार पदों का अंतर हमेशा बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 2, 4, 6, 8। हमसे पूछा कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे आगे वाला पद में से पीछे वाला घटाएंगे, 4 में से घटेगा 2 तो कितना आ गया 2,
कहीं से भी हम कोई पद लेंगे, लेकिन उससे जस्ट पीछे में से घटाएंगे। 8 में से 6 घटे कितना हो गया 2। अगर यह अंतर सब जगह बराबर है तो हम कहेंगे क्या कि यह समानांतर श्रेणी में है। अगर जो यहाँ पर कह देगा 2 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, देखिए 3 में से 2 घटेगा तो कितना आ गया 1, 5 में से 3 घटेगा तो कितना आ गया 2। यहाँ पर इसके बीच का अंतर 1 और इसके बीच का अंतर 2 है, तो दोनों जगह क्या अंतर समान है? नहीं है, तो क्या होगा, यह आपको समांतर श्रेणी में नहीं होगा। समांतर श्रेणी यही होता है। देखिए तो हमको क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यह समांतर श्रेणी में है क्योंकि इसके बीच का अंतर हर एक जगह क्या है 2 है, तो यह समांतर श्रेणी हो गया। देखिए समांतर श्रेणी में जो यह हो गया, इसको हम बोलेंगे प्रथम पद, पहला पद, इसको बोलेंगे दूसरा पद, इसको तीसरा पद, इसको चौथा पद बोलेंगे। ठीक है, तो सवाल में हमको क्या है कि कोई समानांतर श्रेणी है, हमको जो है कि यही होगा, कोई समानांतर श्रेणी है उसके 51 पदों का योग ज्ञात करना। देखिए तो इसमें क्या है, अगर हम कहें कि इस समांतर श्रेणी के 3 पदों का योग ज्ञात किया, तब क्या करते हैं 2 4 6 6 12, 3 पद ये तो पूछ जाती है, इतना को क्या कर लेते हैं हम जोड़ लेते हैं, मेरा आंसर होता है। इसी तरह कोई समांतर श्रेणी है और उसमें हमको 51 पदों का योग ज्ञात करना। देखिए तो ऐसे जोड़ने में थोड़ा आपको भिड़ा पड़ता है, इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है, इसके लिए हम लोग के पास फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूला से क्या करेंगे हम बनाएंगे। देखिए तो समानांतर श्रेणी का हम कोई भी सवाल बनाएंगे, अगर जो उस सवाल में हमको प्रथम पद और अंतर नहीं दिया रहेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस सवाल में हम प्रथम पद और अंतर को मान लेंगे। बिना उस सवाल में प्रथम पद और अंतर को ज्ञात किए हुए आप समांतर श्रेणी का सवाल नहीं बना सकते। तो इस सवाल में हमको प्रथम पद और अंतर नहीं दिया हुआ है, हम क्या करते हैं इस बार पहले हम प्रथम पद और अंतर को मानते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, माना कि प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। देखिए अब हमको इसमें 51 पदों का योग ज्ञात करना है, इसके लिए फॉर्मूला होता है, हम लिख रहे हैं। इससे पहले हमको ए और डी चूंकि मान लिया हमको निकालना पड़ेगा। देखिए हमको यहाँ पर दिया हुआ है दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर से हम लिखे थे आपको 2, 4, 6, 8, हम कहेंगे इसमें का दूसरा पद बताइए, तब कहेंगे दूसरा पद यहाँ पर 4 है, यानी कि दूसरा पद को हम T2 से डिनोट करते हैं, या इसको हम A2 से भी डिनोट करते हैं। यह हमको कितना दे दिया भाई 4। उस तरह हमको चौथा पद बताइए, तो क्या लिखते हैं आप कि T4 बराबर क्या लिखते हैं 8 लिखते हैं। इसी तरह सवाल में हमको दूसरा पद, मतलब दूसरा पद क्या चाहिए, T2 बराबर हमको क्या दिया हुआ है, T2 बराबर हमको दे दिया हुआ है 14, और इसी तरह तीसरा पद कितना दिया हुआ है 18। इसी तरह हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि T3 बराबर कितना दिया हुआ हमको 18 दिया हुआ है। देखिए तो फॉर्मूला होता है एनवा पद का, फॉर्मूला क्या होता है Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए ध्यान से, यहाँ हम करते क्या चाहिए, देखिए यहाँ पर T है तो T है, यहाँ पर क्या है 2 है तो यहाँ भी n है, तो इन सब क्या रखते हैं 2, क्योंकि दूसरा पद है। यहाँ पर देखिए n हो गया तो nवा पद हो गया, यहाँ पर 2 है तो क्या होगा दूसरा, यहाँ पर हम क्या रखते हैं यहाँ पर 2 रखते हैं तो क्या होगा T2 बराबर प्रथम पद माने हुए ए रह जाएगा। जो देखिए यहाँ पर n था तो आप 2 रखें, यहाँ भी तो n है तो यहाँ भी क्या रखेंगे 2, अब में से घटेगा 1, यहाँ पर अंतर को d माने हुए क्या हो गया डी। अब देखिए ध्यान से, अब T2 का मान हमको सवाल में, T2 मतलब दूसरा पद हमको दे दिया है कितना 14, तो यहाँ पे क्या रखते हैं 14 बराबर में क्या हो गया a, 2 में से घटेगा 1 तो 1 में डी से डी, यानी कि a जोड़ डी, यह समीकरण कितना हो गया 1 हो गया। यही सेम चीज इधर करेंगे, फिर फॉर्मूला क्या होगा Tn बराबर nवा पद बराबर a प्लस n-1 इंटू क्या हो गया डी हो गया। फिर यहाँ पर देखिए इस बार तीसरा पद के बाद यहाँ पर क्या रखेंगे 3, यानी कि T3 बराबर a, ये तो हम a माने में प्रथम पद a प्लस यहाँ फिर n की जगह पर रखें 3, यहाँ भी तो n है यहाँ भी रखेंगे 3, में से घटेगा 1, यहाँ पे क्या हो गया d। देखिए तीसरा पद कितना दिया 18, यानी कि 18 बराबर क्या हो गया a प्लस 3 में से घटेगा 1 तो कितना हो जाएगा 2 d, यह कितना हो गया समीकरण 2 हो गया। देखिए हम क्या करते हैं यहाँ से हम मान निकाल लेते हैं, किसका मान लेते हैं a का हम मान निकाल लेते हैं। a का मान निकालेंगे कितना होगा 14, इधर d प्लस में ना है तो माइनस डी बराबर कितना बच गया a, इसको हम समीकरण मानते हैं 1। आसान होगा बनाने में, उसे लुप्तीकरण भी बना सकते हैं। ये आपको क्या हो गया 2 4 में रखिए समीकरण हो गया। हम इस तरह से कहते थोड़ा जल्दी आसान हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, अब क्या करते हैं समीकरण 1 से a का मान हम 2 में रखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 से a का मान समीकरण
2 में रखने पर। देखिए मेरे पास समीकरण 1 में a बराबर क्या है 14 माइनस डी, तो यहाँ पर लिखते हैं हम 18 पर समीकरण 2 लिख लेते हैं बराबर a का मान हम क्या रख देंगे, a का मान रखेंगे 14 माइनस डी, यहाँ पर a है, यहाँ पर a है तो क्या रख देंगे 14 माइनस डी, क्या रख देंगे 14 माइनस डी। अब पहले से यहाँ पर अब 2d है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2d। देखिए ध्यान से क्या होगा 18 इधर प्लस में है तो 14 माइनस में बराबर इधर क्या बचेगा आपको बचेगा d, तो इसलिए d का मान कितना हो गया, d का मान हो गया 4। अब d का मान 4 हो गया तो d का मान आप समीकरण 1 में या 2 में कहीं भी रख के आप a का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। हम क्या करते हैं d का मान समीकरण 1 में रखते हैं, हम क्या लिखते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखिए समीकरण 1 क्या चीज मेरे पास है 14 माइनस डी बराबर है a, यहां से क्या मान निकलेगा 14 माइनस डी का मान कितना निकले 4 ना, तो 4 बराबर क्या हो गया a, तो इसलिए a के मान कितना होगा 10 में 4 घटे कितना हो गया आपको, मतलब 14 में से 4 घटे कितना हो गया 10, मतलब मेरे पास क्या निकल गया d के मान निकल गया 4 और a के मान कितना निकल गया 10। अब हमको 51 पदों का योग निकालना है तो ये अब आसानी से निकल जाएगा। क्या करते हैं इसको थोड़ा मिटाते हैं, अब इसको आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए देखिए d का मान कितना हो गया मेरे पास, d का मान मेरे पास आ गया 4 और यहाँ पर a का मान कितना आ गया 10 आ गया। अब हमको निकालना है 51 पदों का योग। देखिए 51 पदों का योग जब भी हमको योग निकालना पड़ेगा उसके लिए फॉर्मूला होता है एस n बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इतना फॉर्मूला होता है। हम क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमको अब 51 पदों का योग करा, इसका मतलब n का मान कितना हो गया 51 हो गया, तो क्या कर देंगे एस, यहाँ भी n है इसका मतलब कि n पदों का योग, यहाँ पर n जगह रख देंगे 5 तो हो जाएगा 5 पदों का योग, n की जगह रख देंगे अगर 10 तो हो जाएगा 10 पदों का 51 है, तो एस 51, इसका मतलब क्या हो गया 51 पदों का योग बराबर यहाँ n 51, तो यहाँ भी तो n है, यहाँ भी क्या रखेंगे 51 बटा में क्या हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर कोष्ट हो गया 2 गुना, अब मेरे पास a का मान निकल गया कितना 10, 2 गुने 10 जो यहाँ भी आपको n है, यहाँ रखे आप 51, यहाँ भी रखेंगे 51, तो 51 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो गया, डी का मान है 4, कोष्ट बंद कर तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा 51/2, ये आपको हो जाएगा 10 दूनी 20 प्लस 51 में से घटेगा तो 50, 50 में 4 से गुना, तो 50 में 4 से कितना हो जाएगा 200। अब करते इसके बाद क्या चाहिए 51/2 कोष्ट में कितना बच गया 200 और 20, तो कितना हो जाएगा 220, ये 2 से कट जाएगा कितना बार में 110 बार में, गुना करेंगे तो कितना होगा 11 इकाई 11 हाथ में 1, 11 पचे 55 1 56 हो जाएगा 5610, इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमको बोल रहा है यदि 4/5 k 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो k का मान ज्ञात कीजिए। सवाल हमको क्या बोल रहा है, यह जो है आपको समानांतर श्रेणी में है और समानांतर श्रेणी के लगातार 3 पद है, क्रमागत का मतलब क्या, क्रमागत का मतलब तो लगातार, समानांतर श्रेणी में है और इसका लगातार 3 पद है तो हमको k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, जैसे हम समानांतर श्रेणी लेते हैं 2, 4, 6, 8, मतलब इतना ही है रीजन से, यह समानांतर श्रेणी में है। क्यों समानांतर श्रेणी में क्यों है, क्योंकि कहीं से भी अगर अगल का पद में से जस्ट उसके पीछे वाला पद को हम घटाते हैं तो इसका अंतर क्या होता है बराबर होता है। जैसे यहाँ पर ही प्रथम पद है, इसको हम लोग T1 बोलते हैं या इसको A भी बोलते हैं, प्रथम पद हो गया, यह कौन सा पद हो गया दूसरा पद हो गया, यह हो गया तीसरा पद, यह क्या हो गया चौथा पद। तो समांतर श्रेणी में क्या होता है कि किसी भी पद में से मान लेते हैं दूसरा पद में से जस्ट पीछे वाला पहला पद घटाएंगे, ये उतना ही मान आएगा जितना कि अगर जो इसमें से हम इसको घटा दें, मतलब तीसरा पद में से दूसरा पद को घटा देंगे या चाहे तो हम चौथा पद में से आपको तीसरा पद को घटा देंगे, यह मान क्या होगा सब जगह बराबर होगा। कब, अगर यह समानांतर श्रेणी में है तब, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा T2 का मान 4 है तो 4 में से घटेगा T1 2, यहाँ भी T3 का मान कितना 6 में से घटेगा
T2 का मान 4। यहाँ क्या है, T4 का मान है 8, अब में से घटेगा T3 का मान कितना 6। यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा। यह कब होगा, जब यह समानांतर श्रेणी में होगा, तब लगातार दो पदों के अंतर हमेशा सब जगह क्या होता है, बराबर होता है। तो इस सवाल में हमको वही बात कर रहा है, हमको क्या चाहिए है, आंसर में क्या है कि चूंकि 4/5 के 2, इसको हम मिटाते हैं, देखिए ध्यान से। 2 समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, इसलिए यह क्या होगा, प्रथम पद T1 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा T1, या T2, या क्या हो जाएगा T3। इसलिए क्या होगा, अगर जो हम दूसरा पद में से T2 में से T1 घटाएंगे, यह उतना ही मानेगा जितना कि अगर हम T3 में से T2 घटाएंगे। इसको हम मिटाए थे, देखिए। तो यहाँ पर T2 का मान क्या होगा, T1 है, T2 है, K, तो K माइनस T1 का कितना हो गया 4/5 बराबर T3 का मान कितना है 2, माइनस इसका मान कितना हो गया K। देखिए हमको K का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, K इधर है, इधर माइनस है, प्लस में आ जाएगा K बराबर, इधर 2 है, इधर माइनस है, तो प्लस में क्या आ जाएगा 4/5। देखिए एक के कितना हो गया 2K बराबर, इधर सेम करेंगे तो कितना होगा, बटा में 1 है तो 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 10 जोड़ 4 बटे में कितना हो जाएगा 5। तो क्या हो गया 2K बराबर 14, और बटे में आ गया 5, 2 के ऊपर हमें कर जाएगा बार में 7 बार में, तो इसलिए K के मान कितना आ गया 7 बचे आ गया 5। ये इसका हो गया राइट आंसर। देखिए इसका अब नेक्स्ट जो इसमें का जो प्रश्न बच गया है लघुत्तरीय का, वो मैं अब अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।